अजमेर से निकलकर हम पहुंच गए हैं सूर्य नगरी जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर को वेस्टर्न राजस्थान का गेट भी कहा जाता है और जोधपुर है अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो क्या कहती है जोधपुर की जनता, आइए जानते हैं उनके मुद्दे, उनकी बातें। मैं इस वक्त जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में हूँ और सरदारपुरा जो है वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन अब जोधपुर की बात करें तो कितना विकास हुआ जोधपुर में और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर। जोधपुर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में, क्योंकि पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत और जोधपुर ये दोनों मुद्दे हावी रहते हैं हर विधानसभा चुनाव में। सर, जोधपुर की अगर स्थानीय बात करें तो यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ एक धोखा मिला है। अगर विकास हुआ है तो कांग्रेस के द्वारा उनके जो ठेकेदार हैं उनके जेबों का विकास हुआ है। विकास के नाम पे यहाँ पे शून्य है। विकास के नाम पे हम कोई चीज करेगा उसके ऊपर कोई डिस्कशन हम कर ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं विकास से शून्य हुआ है, तो क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो अब तक नहीं मिल पाई है जोधपुर को ठीक से? ये बात आपकी एकदम सही है कि जोधपुर की मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं डेवलप हुई है। हमारे कांग्रेस सरकार का एक ही प्रेयर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई भी विभाग ले लीजिए, चाहे जलदाय विभाग ले लीजिए, चाहे एजुकेशन का विभाग, सब जगह पूरा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैला है। सिर्फ अपने लोगों का विकास किया है। जैसे गोविंद जी डोटासरा कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने अपने घर वाले को आरएस बनाया। और सबसे बड़ी बात, जो आरएस टॉपर है उससे ज्यादा उनके बेटे के नंबर इंटरव्यू में। आप सबसे इससे बड़ी बात और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है। जोधपुर में भी यही हालत है कि एजुकेशन में लोगों को जो एग्जाम होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए, और जो भी तैयारी करते थे हमेशा हर जगह पेपर लीक हुए। तो युवा तो बिल्कुल ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो भारत का भविष्य वो अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है जोधपुर में। हम पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में और बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया है। लेकिन हम मूलभूत सुविधाओं से पहले शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं पानी, बिजली, सड़क की। अगर हम सड़क की बात करें तो जोधपुर के अंदर सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? सड़क यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, आने जाने में बहुत तकलीफ आती है, पार्किंग इश्यूज़ हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा है। यहाँ फ्यूल सरचार्ज के नाम पे महीने के लाख रुपए से भी ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसका कोई रीज़न नहीं है कि किस बात का लिया जा रहा है। उसके अलावा कोटा देखो, वहाँ कितना अच्छा डेवलपमेंट है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, जबकि राजधानी के बाद जोधपुर आता है, बट कोटा उससे ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। कोटा को इन्होंने ज्यादा नंबर दिए हैं जोधपुर से ज्यादा। जोधपुर राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से हैं जोधपुर में? देखिए, बैंक में सेवा अफसर के रूप में करते हैं तो निरंतर ट्रांसफर भी होते रहते हैं, लेकिन 8-8 साल के 2 टेन्योर और सेवानिवृत्ति के बाद मैं जोधपुरी हूँ। और जोधपुर मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान में सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ चूंकि पावर सेंटर है राजस्थान की, जब अपन बात करते हैं तो जोधपुर मारवाड़ का प्रमुख है। जोधपुर पिछले कई सालों से पावर सेंटर रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। ये राजस्थान का सौभाग्य था कि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में जो मारवाड़ कहलाता है, जो मारवाड़ का हृदय कहलाता है, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, और यहाँ चारों के सांसद बीजेपी के थे और चारों केंद्र सरकार में मंत्री थे। लेकिन ऐसी कोई योजना जिससे कोई मरुधरा का आमूलचूल परिवर्तन हो, कोई जो रेगिस्तान। आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का बतौर जोधपुर कोई उनका दायित्व नहीं बनता, वो सिर्फ केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं अपने सहयोगियों को या मैं हमारे पास में जो भाई साहब खड़े उनको बताना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जोधपुर से कम 5 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। सांसद रहते हुए 2 विभागों के वो राज्य मंत्री भी थे, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतने सालों में वो जोधपुर का कोई विकास नहीं करा पाए। और मेरे सहयोगी जो इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आज जोधपुर के सराउंडिंग जो भी हाईवेज है वो केंद्र सरकार की देन है। और जोधपुर का एयरपोर्ट का जो नवीनीकरण हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, वो भी केंद्र सरकार की देन है। और एम्स, जोधपुर के अंदर जो एम्स खुला हुआ है वो भी केंद्र सरकार की देन है। और जोधपुर के संभाग के और जोधपुर के जो रेलवे स्टेशन है और संभाग के जितने भी रेलवे स्टेशन है सबका नवीनीकरण जो हो रहा है वो सारा केंद्र सरकार की देन। और ये सारी की सारी देन और इसका धन्यवाद जो जाते हैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, जो स्थानीय सांसद है, लाडले सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनके अथक प्रयासों से ये सारे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, मामला अब बीजेपी कांग्रेस का हो गया है, लेकिन मैं उसको वापस
बेसिक जो नीड्स हैं जोधपुर की उस पर लेकर आऊँगा कि मैंने भी देखा है कि जोधपुर के अंदर सड़कें उस लेवल की, न्यू स्टैंडर्ड की नहीं है जो बाकी इलाकों में है। राजस्थान की सड़कें काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो जोधपुर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, राजस्थान में निश्चित रूप से ये जो कार्यकाल रहा है, और दूसरा पहले मैं मेरे साथी विद्वान साथी को बताना चाहता हूँ, न मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, न मैं आपको जानता हूँ कि आप बीजेपी का प्रवक्ता हो। बात यहाँ हो रही है कि अपनी स्पष्ट मार्गदर्शन रखने का, अपनी बात रखने का, और निश्चित रूप से जोधपुर पावर सेंटर रहा है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, तो यहाँ के आदमियों की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही सरकारें उस अपेक्षा के अनुरूप उस श्रेणी का कार्य नहीं कर पाए जैसी की अपेक्षा थी। हर बार जब सरकार आती है तो उसको 5 साल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जो सरकार रही वो एक अजीब खींचतान का शिकार रही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। तो जोधपुर जो उसका एपिसेंटर था उस पर कितना असर पड़ा है? मैं यंगस्टर से बात करना चाहूंगा वापस। ये जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत रहा, उसका क्या असर जोधपुर में देखने को मिला? उससे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे ना तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, ना ज़्यादा जॉब्स हैं, यहाँ सिर्फ बिजनेस ही है। बिजनेस के नाम पे भी वो जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, यहाँ स्टार्टअप के आइडियाज़ नहीं है, यहाँ कोई ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं है, स्कूल्स के नाम पे कुछ नहीं है। तो मतलब आई थिंक जो पुराना और नया ज़माना, उसका फ़र्क काफ़ी दिखता है। पुराना और नया का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा दिखता है। मैं कुछ और लोगों से भी वही सवाल दोहराना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन मैं जो सवाल मैंने पूछा था, जो सियासी सवाल है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में 4 साल खींचतान चली और फिर जब चुनाव आए तो ये कहा गया कि अब सब ठीक है। तो आपको लगता है कि सब ठीक हो गया है या जनता ने इसका पूरा नुकसान भुगता है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाड़ेबंदी करती रही, और सरकार अपनी कुर्सी बचाने का पूरा काम किया उन्होंने कि हम जैसे तैसे 5 साल निकाल लें, और लास्ट में जाते हुए इन्होंने रेवड़ियाँ बांटी, लेकिन रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। रेवड़िया का मतलब आपने जो गहलोत सरकार की जो स्कीम से जो योजनाएं हैं, जिनको वो कहते हैं मेरी 7 गारंटी स्कीम है, उसको आप रेवड़ी करार दे रहे? सर 7 गारंटियां नहीं, उससे पहले मोबाइल बांटे गए, ये दे दो वो दे दो। क्या करना चाहते हो आप? इनका ये कहना है कि अगर आप फ्री में चीजें बांट रहे हो तो आप लोगों को निकम्मा बना रहे हो। मैं कुछ लोगों से और बात करना चाहूंगा उसी मुद्दे पर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो चला, उसका आप जैसे जोधपुर वासी पर क्या असर पड़ा और आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि जो अनस्टेबिलिटी रही है पिछले 4-5 साढ़े 4 साल से, वो अभी भी देखने को मिली है, और अंत में जाकर कभी कंप्रोमाइज़ हुआ है, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो ये बातें बहुत बड़ी बड़ी है, पॉलिटिकली क्या है क्या नहीं है वहाँ तक हम लोग नहीं सोच सकते कि अंदर की बात क्या है। और दूसरा, चूँकि गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, तो जो मूलभूत आवश्यकताएं अपन देख रहे हैं, रोड्स हैं, अपने रोड लाइट्स हैं, और ब्रिजेज बनने चाहिए। इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतने ज़्यादा ट्रैफिक्स बढ़ गए हैं, इतने व्हीकल्स हो गए, तो इनको देखते हुए इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज अपन कंपेयर करते हैं कोटा से है, जयपुर से है, तो काफ़ी जैसे ट्रैफिक्स बढ़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन आज भी रोड्स की वही स्थिति है, सीवरेज सिस्टम वही है। बारिश आता है तो जगह जगह पे ये सारे जो ब्रिजेज हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जो मूलभूत आवश्यकता है उतना उस मामले में इतना डेवलपमेंट नहीं है। सुखाड़े साहब भी रहे हैं 3 बार 4 बार, 6 मिनिस्टर रहे हैं। आप उदयपुर देखो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, चाहे टूरिज्म के हिसाब से देखें, चाहे एजुकेशन के हिसाब से देखें, हर प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। तो ये जरूर अपेक्षा थी कि चूंकि हमारा मुख्यमंत्री है और उनका गृह जिला है, तो कम से कम आज जयपुर के बाद दूसरी डेवलपमेंट के अंदर जोधपुर का नंबर आना चाहिए था। वो उन्होंने कहा कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर भी उसका असर जोधपुर में देखने को नहीं मिला। उन्होंने वाटर स्टैग्नेशन की बात की। जोधपुर में एक अजीब बात है, ये वेस्टर्न राजस्थान जो कहा जाता है मरुस्थल या मारवाड़ की शुरुआत गेटवे है, लेकिन यहाँ पर वाटर लॉगिंग सड़कों पर नहीं होता, लेकिन ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है और अब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ऐसा क्यों है कि जो पानी आपका ग्राउंड वाटर बढ़ता चला जा रहा है, बारिशों में तो घरों में पानी बढ़ जाता है, उसका अब तक सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाई है? ग्राउंड वाटर का सरकार को पहले भी सोचना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये जोधपुर की समस्या है। तो सरकार को देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर है तो उनको पीछे से उनको देखना चाहिए कि कहाँ क्या समस्या आ रही है। तो मेरा निवेदन सरकार से यही है कि इन चीज़ पे अगर देखती तो जोधपुर में बहुत कितनी बड़ी समस्या हो जाती है आप लोगों के लिए जब पानी घरों में भरने लग जाता है? पानी भरता है, जिसके घर में भरता है उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, नीचे जहाँ कॉलोनी है उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो सरकार को उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी करके वहाँ पे उनको एक्टिव होकर काम करना चाहिए था। क्यों पानी कैसे ऊपर कैसे आने लग जाता है, क्या वजह है इसकी? सर इसका जो पेपर की न्यूज वगैरह के हिसाब से है कि जो कायलाना में जहाँ पे स्टोर होता है पानी, उसके अंदर इंटरनली लीकेज है।
अब इन्होंने उसका लीकेज तो निकाल दिया कि भाई ये चीज बोलता बता दी, पब्लिक को भी, हम लोगों को भी, जैसे आम आदमियों को पता है कि भाई वो लीकेज है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला कि लीकेज को बंद कैसे करें। सॉल्यूशन नहीं निकाला और जोधपुर वासियों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो हर बार आप किस तरह से तैयारी करते हैं कि बारिश आ गई है, वापस आपको डर होता है कि जो निचले इलाकों में वहाँ पर आपके नोन लोग हैं या आपके दोस्त लोग हैं या आप हैं कि आपके घरों में पानी भरना शुरू हो जाएगा? वो तो होता है, हमेशा से होता है। सब पूरे सिटी में देख लो, सिटी का इलाका पूरा देख लो, हमेशा जब बारिश होती है सब पानी ऊपर आ जाता है। सब कितनी यहाँ पे अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे बिल्कुल खराब व्यवस्था, पूरी खराब है। यहाँ पे सिटी में बारिश आती है, पानी पूरा की पूरा हमारा शहर भर जाता है पूरा पानी से। इसके लिए कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया है। इन्होंने कहा बेसिक जो नीड्स है, पानी, बिजली, सड़क, वो एक बड़ा चैलेंज है, अब तक उसको एड्रेस नहीं किया गया है। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्यसभा में आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्राइम के मामले में भी जोधपुर जो है उसका नाम बार बार आता है। ऐसा क्यों है कि क्राइम को लेकर बार बार जोधपुर का नाम आता है? देखिए, क्राइम की बात जो है वो किसी एक चीज से नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्राइम हुए भी हैं तो क्रिमिनल को पकड़ा भी गया है, और ये शायद पहली बार है कि जब यहाँ के जो संवेदनशील पुलिस अधिकारी है उन्होंने घंटों में अपराधियों को पकड़ा है। जब जनसंख्या इतनी बढ़ती है, जब सड़क पे वाहन इतने बढ़ते हैं, जब चीजें 100 साल से 70 साल से वही हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ रहा है। और लेकिन क्राइम को रोकना और उसमें क्रिमिनल को पकड़ना, मैं समझता हूं कि प्रशासन ने यहाँ काम ठीक किया है और उनको बराबर शिक्षण और प्रशिक्षण किसी भी चीज में जरूरी होना। ये सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, लेकिन अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये कहूँगा कि आप मीडिया से आते हैं, आपके पास में सारे डेटाज हैं। आप ये देख सकते हैं कि जोधपुर में पिछले 5 सालों में कितना क्राइम बढ़ा है, चाहे चैन स्नैचिंग हो, चाहे मादक पदार्थ की सप्लाईज हो, छोटे छोटे बूथ कैबिन्स पे और छोटी छोटी दुकानों के स्तर से, चाहे आप जो भी लाइसेंसदारी जो दुकानें हैं शराब की, वहाँ पे रात को 8 बजे बाद में शराब माफिया द्वारा शराब बेची जाती है, चाहे आप अगर विद्यार्थियों के साथ में, युवाओं के साथ में अगर धोखे की बात करें तो चाहे पेपर लीक है, ये भी एक बहुत भयंकर और बड़ा क्राइम है। आपको मैं क्राइमों की अगर संख्या बताऊंगा तो मेरे ख्याल से अंगुलियां खत्म हो जाएगी, गिनतियां खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि राजस्थान में जो क्राइम रेट इतना हाई है वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। अशोक गहलोत दावा करते हैं कि हमारे यहाँ एफआईआर तुरंत दर्ज की जाती है, पुलिस वालों को ये ऑर्डर है, और जैसे एफआईआर में वो दर्ज होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्या ये इसका रीजन क्या है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, राजस्थान के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने विधानसभा में ये बोला है कि ये मर्दों का प्रदेश है और इसलिए यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता जवाब देने का। कुछ न कुछ गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये करना चाहिए कि भाई क्राइम रेट कम हो, हाथों हाथ पकड़े, जगह जगह लगाए सब जगह, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। डेली चेनें खींच रहे हैं लोग, डेली क्राइम हो रहा है, महिलाओं को छेड़ रहे हैं, लेकिन कोई क्राइम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप इनके बात से एग्री करते हैं कि यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है और
ये कोई रीजन नहीं है कि आपने एफआईआर दर्ज कर ली इसलिए क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है। क्राइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राइम है। रात को महिलाएं, कभी भी शाम के टाइम में, रात की तो बात दूर रही, शाम के टाइम महिलाएं निकलती ना बैग स्कूटी पे कहीं पे भी जा रही है, चैन स्नैचिंग, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में बूढ़ी महिलाएं मॉर्निंग वॉक में जा रही है, उनके साथ चैन स्नैचिंग हो रही है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया हमारे जोधपुर में। तो खासकर बहुत, जिसको हम बोलते थे हम अच्छा शहर, जोधपुर का शहर बोलते हम, उस शहर में इतनी क्राइम बढ़ गया, हमको जोधपुर से उम्मीद नहीं दी है। ये इनका ये कहना है कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम अगर युवाओं की बात करें तो ये बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरकार से? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि जो पुरानी भर्तियां जो अटकी हुई रहती है वापस वो सही रूप से संचालित हो। जो भर्तियों में पेपर लीक हो रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने नियम तो कानून तो बहुत सारे बना दिए लेकिन उनके ऊपर पालना नहीं होती है सही ढंग से। क्या करते हो आप? मैं जैसे एमए कर रहा हूँ, अभी एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, और मैं नेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? हम इनकी बात से 100% सहमत हैं। एक तो जो भी भर्तियां हो रही है राज्य सरकार में उनमें पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मान लो हम तैयारी करते हैं, पिछले 5 सालों से कोई भी भर्ती का पेपर देने जाए, पेपर आउट हो जाता है, वापस पेपर होता है, वो भी वापस आउट हो जाता है। एक तो पेपर जो भी होने वाला है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, उसमें 1% भी घोटाला नहीं हो। इनका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो जॉब सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस है, वो इनको मिलना चाहिए। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। इनका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस वजह से हमें नौकरी नहीं मिलती, पेपर बार बार लीक होते हैं। आपको क्या लगता है? नौकरी की जगह नौकरी मिलती भी है, मेहनत करने वालों को मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि पेपर लीक हुआ है तो उसके अपराधियों को तुरंत पकड़ा भी गया है, ऐसा नहीं है पकड़ा नहीं गया, उनके ऊपर जांच कमेटी भी बैठी है। बार बार पेपर लीक क्यों होता है राजस्थान में? हो जाता है लेकिन उसके लिए जांच कमेटी बैठी है। वो जांच कमेटी जो भी निर्णय कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। लेकिन उसके बाद में अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे क्राइम को लेकर 112 गाड़ी निकाली है राजस्थान सरकार ने। मात्र फोन करने के 2 से 2.5 मिनट के अंदर वो गाड़ी आ रही है और क्राइम को कंट्रोल कर रही है। काफी कंट्रोल हुआ है जोधपुर में, काफी क्राइम रेट कम हुआ। सेटिस्फाइड लगते हैं, लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्यों पेपर बार बार लीक होता है, क्यों बार बार पेपर लीक होता है? क्योंकि सरकार के अंदर माफिया इन्वॉल्व है। पेपर लीक एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और पेपर लीक किया जाता है। और आप देखेंगे जो सरकार के अंदर जो रसूखदार है, सरकारी कर्मचारी जो रसूखदार है, पेपर को लीक करवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को उसका फायदा देते हैं और जिससे वो पैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसको फायदा दिलवाते हैं। और जो जिसकी हक होता है उस पेपर के ऊपर, जिसका हक होता है नौकरी के ऊपर, वो उसको हक नहीं दे पाते। इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया है, ईडी के छापे बार बार राजस्थान में पड़ रहे हैं और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये चुनाव आ रहे हैं इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है कि पॉलिटिक्स क्या इतर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि बार बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? 19 बार। बस शायद मेरे को ऐसा लगता है कि 19 बार का क्या वजह है? जो भी वो, आप तो जानते हैं पेपर लीक होना, कोई भी आदमी इसको सही नहीं कहेगा, ठीक ना। लेकिन एक अभिभावक के नाते आपके लिए कितनी बड़ी चिंता है? मैं ये कहता हूँ कि अभिभावक को उस समय अच्छा लगता है कि जब कम से कम राजस्थान सरकार भर्तियां निकाल रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, जो मूल विभाग है उसमें भर्तियां निकल रही हैं। और साथ में उस समय दुख भी होता है कि जब पेपर लीक होता है तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन शॉकिंग नहीं लगता आपको कि 19 बार पेपर लीक हो गया राजस्थान के अंदर? नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको राजनीतिकरण, सबसे पहले राजनीतिकरण इस चौथे स्तंभ को छोड़ना होगा। मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत मजबूत स्तंभ हो इस स्वतंत्र भारत के गणतंत्र। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो आरोप लगाया है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, मेरा ये कहने का मतलब है जो सजग प्रहरी होते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो अभिभावक क्या, आम जनता को ही परेशानी होती है। अभी मैं आपको इस तरह से, क्योंकि मैं न बीजेपी का न कांग्रेस का, इनके सवाल का अभी इनसे पूछो कि भाई चुनाव के टाइम में सब जगह ईडी क्यों आती है, ठीक है। ऐसा नहीं, और सभी जगह क्यों आती है, ऐसा। उसके बाद पहले 3 साल पहले भी आई थी। तो ईडी जैसी संस्था जो कि इतना पावरफुल भी है और इतने विशिष्ट और योग्य आदमियों की है, तो वो 2.5, 3, 4 साल तक किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकते।
हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं कि पेपर लीक के पीछे किसका हाथ होता है? पेपर लीक अब हो सकता है कोई कर्मचारी कर रहा हो, अब आपको क्या पता वो कर्मचारी किस माइंड सेट का है। हो सकता है वो बीजेपी विचारधारा का हो कर्मचारी, वो लीक करके राजस्थान सरकार को बदनाम कर सकता है। ये हो सकता है बीजेपी ऐसा भी हो सकता है कि जब पेपर लीक होता हो, बीजेपी सरकार में भी होता होगा, कांग्रेस सरकार में भी होता होगा, लेकिन हम लोग तुरंत प्रभाव से, कांग्रेस सरकार जो वर्तमान थी तुरंत प्रभाव से पारदर्शिता रखती है, अपराधियों को पकड़ती है, जिससे मीडिया में जाती है, लोगों को पता चलती है। बीजेपी के समय भी बहुत पेपर लीक होते हैं। आज की लेटेस्ट न्यूज बता दूं मैं आपको, जो सबसे ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारों को लेके बैठ रहे थे बेरोजगार नेता, उसको आज बीजेपी ने एमएलए का टिकट दिया है, उपेंद्र यादव। आप पता कर लेना, आज लिस्ट निकली है। अब आप समझ लो क्या करते हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये इन्होंने तो डायरेक्ट अटैक कर दिया है। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इनके पास में कोई जवाब ही नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। इनके पास में वो माइंड सेट ही नहीं है। आप उस अभिभावक को पूछे जो ग्रामीण परिवेश से आता है, एक घर उसका ग्रामीण में चलता है, एक घर उसका शहर में चलता है, वो कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को पैसे प्रदान करवाता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, और सरकार की घोर लापरवाही से पेपर लीक होता है और उनके कैरियर बर्बाद होते हैं। अच्छा, ये बताइए, आने वाली सरकार से ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो भी सरकार है, उससे आपकी उम्मीद क्या है? मुझसे उम्मीद है कि जो योजनाएं चल रही है उसको रेगुलर लागू करेगी, और हम तो यही चाहते हैं चिरंजीवी योजना जिंदगी राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहना चाहिए, और जोधपुर का उन्होंने खूब विकास कराया, गरीबों का मध्य अशोक गहलोत है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जिंदाबाद। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लोग डिवाइड हो गए हैं। एक खेमा बढ़ गया है बीजेपी के लिए, एक खेमा बढ़ गया कांग्रेस के लिए। लेकिन जो मूलभूत सवाल है, पानी, बिजली, सड़क, इस पर सरकार ने क्या किया? क्यों जोधपुर वासियों को ये चीजें नहीं मिली? क्यों बार बार सरकार जो है वो पेपर लीक को रोकने में नाकामयाब रही? इन सवालों के जवाब इस चुनाव में जनता देगी। कैमरामैन शुभम और मुकेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज जोधपुर।